वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व स्टार्ट किए थे और उसका इम्पोर्टेंस समझे थे कि टॉर्क स्लिप कर्व क्यों जरूरी है, और एक फार्मूला भी डिराइव किए थे टॉर्क और स्लिप के बीच में। वो फार्मूला कुछ ये था, T इक्वल टू के क्या था आपको पता होगा, 3v1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई ns x2 डैश। s तो स्लिप है, अल्फा क्या था r2 डैश बाई x2 डैश, या ये r2 बाई x2 के भी बराबर है, ठीक है ना। तो ये था, ये एक फार्मूला आया था हम लोग को, और हम लोगों को इस फार्मूला की मदद से बनाना है टॉर्क स्लिप कर्व। टॉर्क स्लिप कर्व तो बनाएंगे उसको हम लोग, लेकिन देखिए टॉर्क और स्लिप के बीच का कर्व बनाना है, तो यानी कि हम लोग y एक्सिस में टॉर्क को ले लेते हैं, नोट्स में यहाँ TEM है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है ना। आप T लेके चल सकते हैं या TEM लेके चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और टॉर्क स्लिप कर्व है ना, तो टॉर्क स्लिप कर्व मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, स्लिप, और स्लिप इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ पे ले रहे हैं s इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को पता है कि स्लिप जो है सो 0 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पर s इक्वल टू 0 ले लिए और यहाँ पे s इक्वल टू 1 ले लिए, ठीक है, ओके। अब देखिए स्लिप इस तरफ बढ़ रहा है, s इक्वल टू 0 पे nr की वैल्यू क्या होगी, रोटर की वैल्यू, s इक्वल टू क्या होता है, ns माइनस nr अपॉन ns। स्लिप 0 कब होगा, जब nr इक्वल टू ns होगा, तो nr इक्वल टू ns होगा तो 0 स्लिप, यानी s इक्वल टू 0 मतलब nr इक्वल टू ns, ठीक है। और s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 कब होगा, s इक्वल टू 1 तब होगा जब nr इक्वल टू 0 होगा। जब nr 0 होगा तो ये कट जाएगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि s इक्वल टू 1 पे nr इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब ये जो टॉर्क स्लिप कर्व है ये एक टॉर्क स्पीड कर्व भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि स्लिप 0 से 1 इस तरह बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड nr से ns इस तरह बढ़ रहा है। तो टॉर्क स्लिप कर्व इज आल्सो ए टॉर्क स्पीड कर्व where speed varies from nr equal to ns to nr equal to 0। बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं कैसे इस टॉर्क स्लिप कर्व को, मतलब देखिए एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे जो आया है टॉर्क स्लिप कर्व वही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, है ना, लेकिन मैथमेटिकली भी उसके शेप को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ये अप्रोच लेके चल रहे हैं कि मैथमेटिकली हम उस शेप को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, हमको पता है स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी होती है, तो फॉर वेरी लो वैल्यूज ऑफ स्लिप, फॉर वेरी लो वैल्यूज ऑफ स्लिप, स्लिप की बहुत लो वैल्यूज के लिए s स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्लिप की बहुत छोटी वैल्यूज के लिए 0.01 0.001 इस तरह से s स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर से काफी कम है। वैसे अल्फा भी जो है वो भी 1 से कम ही होता है, मतलब इस तरह से, लेकिन जो आपका s स्क्वायर है वो अल्फा स्क्वायर से काफी कम होगा फॉर लो वैल्यू ऑफ स्लिप, ठीक है। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर के कंपैरिजन में s स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, है ना। 2/3
obtain the torque slip curve, है ना। तो therefore TE equal to K S alpha by alpha square। अल्फा स्क्वायर के कंपैरिजन में एस स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के एस बाई अल्फा, ठीक है। तो देयरफॉर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस, प्रोपोर्शनल टू स्लिप, क्योंकि के भी कांस्टेंट, अल्फा r2 बाय x2 भी कांस्टेंट है। तो लोअर वैल्यूज के लिए टॉर्क क्या है, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब लोअर वैल्यूज, स्लिप के लोअर वैल्यूज के लिए टॉर्क और स्लिप के बीच का जो कर्व होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कुछ इस तरह का। लोअर वैल्यू, अब ये तो बहुत ज्यादा स्लोप हो गया, बहुत कम स्लोप हो गया सॉरी। लोअर वैल्यूज के लिए इसको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसा होना चाहिए, ठीक है। कहां तक होगा स्ट्रेट लाइन देखेंगे, यू विल सी, वेट। लेकिन लोअर वैल्यूज के लिए कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोग हमको मने मने पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जस्ट एक स्टेटमेंट, एक और हम स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आप लोग पता नहीं मेरा सवाल कर देंगे। फॉर हायर वैल्यूज ऑफ स्लिप, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ स्लिप, हायर वैल्यूज ऑफ स्लिप मतलब 0.9, 0.8, 0.7 इस तरह से। हायर वैल्यू 1 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है, बेचारे की औकात ही उतनी है, 0 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन उसमें भी हायर मतलब 0.9, 0.8 समथिंग लाइक दैट। तो फॉर हायर वैल्यूज ऑफ स्लिप अल्फा स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एस स्क्वायर। ये यही बात है। आपको लगा कि सर ये क्या कर रहा है, लेकिन देखिए होता है ऐसा। हाँ, अल्फा स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो एस स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं अगर स्लिप आपका क्लोज टू 1 है तो। 0.9 प्रैक्टिकली है, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकली है। और हम थोड़ा सा इसको लिए भी हैं या लेते हैं लोग उस कर्व को समझने के लिए कि आखिर टॉर्क स्लिप कर्व ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो लोअर वैल्यूज ऑफ स्लिप के लिए एस स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और हायर वैल्यूज ऑफ स्लिप के लिए अल्फा स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, तो देयरफॉर TE इक्वल टू K ओके S अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, अल्फा स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या एस स्क्वायर। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, K अल्फा बाई S। तो टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई S। लोअर वैल्यूज ऑफ S के लिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हायर वैल्यूज ऑफ S के लिए टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब होगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो हाइपरबोला होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है ना, हाइपरबोला टाइप का कर्व बनता है। तो होगा क्या कि लोअर वैल्यूज के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बढ़ता जाएगा, और किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर जो कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी उसके बाद ये जो है सो हाइपरबोलिकली होगा। अब देखिए s इक्वल टू 1 पर टॉर्क की वैल्यू s इक्वल टू 1 मतलब nr इक्वल टू 0 स्टार्टिंग के समय, है ना। s इक्वल टू 1 पर जो टॉर्क की वैल्यू होती है उसको कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, कि स्टार्टिंग के समय कितना टॉर्क है। और स्टार्टिंग के समय जो टॉर्क होना चाहिए वो लोड टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, है ना। कल लास्ट क्लास में बताया आपको कि स्टार्टिंग के समय जो टॉर्क होना चाहिए मोटर का वो लोड टॉर्क से तो ज्यादा होना ही चाहिए, ठीक है, तभी मोटर चलेगा। तो स्टार्टिंग पे कितना टॉर्क होगा, ये हाइपरबोलिकली मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, समझा भाई, ये कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये इस टाइम पर जो टॉर्क है दिस वैल्यू,
इसको कहते हैं टीई स्टार्टिंग या टीईएम कहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, ठीक है ना, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू, ठीक है, ओके। यानी यहां पर अगर आप निकालना चाहें टीईएम स्टार्टिंग तो क्या हो जाएगा, के अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब रुकिए, तो ये आपने समझा कि स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टॉर्क स्लिप कर्व का कर्व कुछ ऐसा आया। अब ये जो वैल्यू है, दिस इज PEM मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क। अब ये मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा वो भी निकालेंगे, और मैक्सिमम टॉर्क के समय स्पीड कितनी होगी वो भी निकालेंगे। मैक्सिमम टॉर्क के समय स्पीड कितनी होगी वो भी निकालेंगे, सारा कुछ निकालेंगे। फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ ये समझा, और ये भी स्टार्टिंग टॉर्क भी निकालेंगे, आप घबराइए नहीं। हमने ये समझा कि टॉर्क स्लिप कर्व कैसा बनेगा, तो वो आप देख लिए, ठीक है। और ये कर्व कुछ ऐसा है, s इक्वल टू 1 पे जो टॉर्क होगा उसको कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। उसकी वैल्यू आप फॉर्मूला में s के जगह 1 पुट करके निकाल सकते हैं। टीईएम स्टार्टिंग कितना होता है, के अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। देखिए जरा, देखिए हम लोग को निकालना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा निकालने। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चले कि हमारा मशीन मैक्सिमम टॉर्क कितना दे सकता है, मतलब मैक्सिमम लोड इससे कितना कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, के एस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब जैसे स्टार्टिंग टॉर्क निकालने के लिए क्या किए, एस की जगह 1 पुट कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि स्टार्टिंग के समय एस की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 पुट कर दिए तो स्टार्टिंग टॉर्क निकल जाए के अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमको जिस समय मशीन का टॉर्क मैक्सिमम होगा उस समय कितना स्लिप होगा, एसएमटी, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, है ना। मतलब जिस समय मशीन का मैक्सिमम टॉर्क होगा उस समय स्लिप कितना होगा, अगर ये पता चल जाए तो डायरेक्ट अपने फॉर्मूला में एस के जगह वो पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए उसके लिए एक काम कर रहे हैं, ये डिराइवेशन कर रहे हैं, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, स्लिप जिस पर की मैक्सिमम टॉर्क होता है, लगता है। तो सिंस टीईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू के एस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना, ये तो आपको पता ही। अब अगर एस अल्फा को नीचे ले जाएं तो एस स्क्वायर बाई एस अल्फा, मतलब एस बाई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई एस अल्फा, मतलब अल्फा बाई एस हो जाएगा ये। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, कर सकते हैं ऐसा। वैसे आप पूरे में भी लगा सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, है ना। और किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, फिर उससे कुछ निकलता है, फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो उतना नहीं करना आपको, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वेट करें 0 से, वहां से जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू मिनिमम स्लिप एट विच, वही वो स्लिप होगा जिस पर कि मैक्सिमम टॉर्क हो रहा होगा। मतलब कि यहां से जब आप मिनिमम थ्योरम लगाएंगे तो जो स्लिप आएगी ना, उसी वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा, मतलब कि टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही बात। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। अल्फा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी एस बाई अल्फा प्लस अल्फा। समझ में आ रही है ना बात। मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये नीचे वाला मिनिमम होगा। उसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एस के साथ और इक्वेट कर रहे हैं 0 से। करेंगे आप देखेंगे एस बाई अल्फा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई अल्फा, इसका हो जाएगा माइनस अल्फा बाई एस स्क्वायर। वहां से निकालेंगे तो s इक्वल टू अल्फा, मतलब अगर यहाँ पे s इक्वल टू अल्फा पुट करें तो उसके लिए आपको उसके लिए ये वैल्यू मिनिमम होगी, यानी टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, s इक्वल टू अल्फा, ऐसे तो s स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ रहा है,
लेकिन स्लिप नेगेटिव तो होता नहीं है ना, तो S इक्वल टू प्लस अल्फा मान लेंगे। इस स्लिप पर टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब जब आपके मोटर की स्पीड इस स्लिप के अकॉर्डिंग होगी, है ना, उस समय मोटर का मैक्सिमम टॉर्क, या उल्टा भी कर सकते हैं, जिस समय मोटर मैक्सिमम टॉर्क दे रहा होगा, मैक्सिमम लोड पे चल रहा होगा, उस समय उसकी जो स्लिप होगी वो SMT होगी। और वो कितनी होती है, R2/X2, रोटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रोटर का लीकेज रिएक्टेंस, है ना, रोटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रोटर का लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो R2/X2, अब देखिए रोटर का रेजिस्टेंस को भी वैरी करना आपके हाथ में, और लीकेज रिएक्टेंस को भी वैरी करना आपके हाथ में। लीकेज फ्लक्स कम करेंगे, लीकेज रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डिजाइनिंग में चेंज करके, मतलब मान लीजिए अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को कम करें तो क्या होगा, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स कम हो जाएगा, होगा कम। रोटर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो स्लिप कम हो जाएगा। स्लिप कम होने से क्या होगा, स्लिप जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। समझ रही बात, स्पीड स्लिप जितना कम होगा स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप रोटर के रेजिस्टेंस को कम रखेंगे तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स कम होगा। तो जिस समय आपका मोटर मैक्सिमम टॉर्क लगा रहा होगा, मैक्सिमम लोड पे चल रहा होगा, उस समय उसकी स्पीड अच्छी होगी, ज्यादा होगी। समझा रहे बात, ठीक है ना। तो डिजाइनिंग में चेंज करके, सिमिलरली अगर आप लीकेज रिएक्टेंस को भी वैरी करें तो भी आप स्लिप को और स्पीड को वैरी कर सकते हैं। हालांकि लीकेज फ्लक्स को हम लोग कम से कम रखते हैं क्योंकि वो एक वेस्टेज है ना, तो लीकेज फ्लक्स को कम से कम रखते हैं, तो वो तो एक कांस्टेंट टाइप का हो जाता है। रेजिस्टेंस को, रोटर रेजिस्टेंस को वैरी करके हम लोग स्पीड को ये कर सकते हैं। और ये हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी करके स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। समझा रही बात, करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर आप वो चीज देख रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर इसको वैरी करें तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वैरी होगा, उस हिसाब से फिर स्पीड भी वैरी होगा। क्या है, तो हमने ये देखा कि SMT की वैल्यू किसके बराबर है, इक्वल टू अल्फा इक्वल टू R2 डैश बाई X2 डैश इक्वल टू R2 बाई X2। अब SMT तो निकल गया। अब हम लोग, अच्छा एक और चीज इसमें हम यहाँ पे आपको लिखा देते हैं कि अगर रोटर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करें, सॉरी स्टेटर रेजिस्टेंस को, हम कहते ना बार बार लिखाते नहीं, इंक्लूडिंग स्टेटर इंपीडेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग स्टेटर इंपीडेंस, अगर स्टेटर इंपीडेंस को इंक्लूड करें तो SMT की वैल्यू होती है R2 डैश, इसको आप नोट कर लेंगे, प्रूफ भी हो सकता है लेकिन जरूरत नहीं, R2 डैश डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। नोट्स में भी आपको चला जाएगी, R2 डैश बाई अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। अब इसी में देखिए ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग R1 और X1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से R1 को नेग्लेक्ट कर दे, X1 को नेग्लेक्ट कर दे, तो वही तो आ जाएगा। सही है, ओके। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। आइए देखते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है KS अल्फा बाई S स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर न्यूटन मीटर एट SMT इक्वल टू अल्फा। SMT इक्वल टू अल्फा पे हमको मिलेगा TEMX, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो क्या हो जाएगा, K इंटू SMT के जगह अल्फा पुट करेंगे ना, बोलो, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, K अल्फा स्क्वायर
by 2 alpha square, alpha alpha cut 2. तो therefore TEM maximum K by 2 equal to 3V1 square upon 2 pi ns था ना, ये कितना हो गया 4 pi ns into x2 डैश। भाई साहब ये है मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मतलब कोई मोटर मैक्सिमम टॉर्क कितना लगा सकता है, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम कितने लोड को टॉर्क लगा सकता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है देख लीजिए। एक डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज पर, स्क्वायर टर्म्स में, बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर कोई मोटर 440 वोल्ट के लिए डिजाइन हुआ है तो आप उसके वोल्टेज को कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा वोल्टेज उसको नहीं दे सकते। अगर कोई मोटर 440 वोल्ट के लिए डिजाइन हो, मतलब उसमें जो इंसुलेशन वगैरह लगा हुआ है वो 440 वोल्ट के लिए है, तो आप 440 वोल्ट से ज्यादा तो वोल्टेज उसको नहीं दे सकते हैं, उससे कम ही दे सकते हैं, है ना। लेकिन उस रेंज में अगर मान लीजिए कि हम अगर सप्लाई वोल्टेज से आधा सप्लाई दें, 440 वोल्ट को हम आधा कर दें, तो मैक्सिमम टॉर्क उसका स्क्वायर मतलब 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। और अगर डबल कर दे वोल्टेज को तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज पे बहुत असर करता है, ठीक है ना। और किन किन चीजों पे असर करता है, 4 पाई एनएस पे भी असर करता है, ठीक है। और एनएस किस पे असर करता है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एनएस। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक मोटर हमारा हिंदुस्तान में है और दूसरा एक अमेरिका में है और सब कुछ सेम है, सप्लाई वोल्टेज भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो मोटर 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट होगा, 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट होगा, उसकी सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा होगी, और सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा होगी तो उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम लगेगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, हमारे यहाँ तो कांस्टेंट है तो चलो भाई ठीक है। पोल पे भी डिपेंड कर रहा है ना। पोल जितने ज्यादा होंगे, पोल जितने ज्यादा होंगे सिंक्रोनस स्पीड उतना कम होगा, है ना, और मैक्सिमम टॉर्क उतना ज्यादा लग सकता है। हालांकि सिंक्रोनस स्पीड जितना कम होगा स्पीड कम जाएगी, क्योंकि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती है। समझ वाली बात, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। इसलिए अगर आप पोल को कम करेंगे, पोल को अगर बढ़ाते हैं तो स्पीड कम जाएगी, तो आपका मैक्सिमम टॉर्क बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा और ज्यादा हेवी लोड्स को आप मूव कर सकते हैं, ज्यादा हेवी लोड्स को आप मूव कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीड कम जाएगी, है ना। क्यों कम जाएगी स्पीड, क्योंकि आपने एनएस को कम कर दिया, तो एनआर जो है ना वो एनएस के क्लोज रहता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बात हम बताएंगे अभी। देखिए तो ये SMT जो है R2/X2 जनरली इन मोस्ट ऑफ द मशीन्स, अधिकतर मशीन्स में ये जो R2/X2 है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.1 के लगभग होती है। समझिए इस चीज को, पहले जरा इसको देख लेते हैं उसके बाद हम उस पे आएंगे। तो ये पोलर फ्रीक्वेंसी की मतलब एनएस अगर डिक्रीज करें तो टॉर्क बढ़ेगा, मतलब ज्यादा टॉर्क वाले ज्यादा हेवी लोड को भी हम मूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत तेजी से नहीं मूव कर पाएंगे ना, स्पीड कम जाएगी। और लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करता है, लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा उतना कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा, और जितना कम लीकेज रिएक्टेंस होगा, और लीकेज रिएक्टेंस लीकेज फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, लीकेज फ्लक्स जितना होगा उतना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस होगा। ये भी एक कारण है कि हम लोग लीकेज फ्लक्स को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। लीकेज फ्लक्स जितना कम होगा, और मतलब एयर गैप जितना कम होगा, लीकेज फ्लक्स उतना कम होगा, और लीकेज रिएक्टेंस उतना कम होगा, हम उतना और हेवी लोड को मूव कर पाएंगे। समझ में आ रहा बात। अब देखिए हम ये बोल रहे थे कि जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो SMT है वो R2/X2 की जो वैल्यू है वो 0.1 लगभग होती है ना, 0.1।
मतलब 0 से 0.1, 0 से 0.1 तक में स्लिप के वैल्यू 0 से 0.1 तक में ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, और 0.1 से 1 के लिए ये हाइपरबोला रहेगा। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है ये, एक है ये, एक है ऐसा, और एक है ऐसा। इन चारों में से कौन सा सही टॉर्क स्लिप कर्व है? ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो यहां पर तो 0.5 से ज्यादा लग रहा है, लेकिन जनरली स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज अराउंड 0.1, तो ये नहीं हो सकता है, रॉन्ग। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत क्लोज है, 0.01 करीब है, दिस इज आल्सो नॉट स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं हो, दिस इज करेक्ट। आपको ये भी देखना है ना, तो 0.1 पे उसका मैक्सिमम आ जाता है, लगभग 0.1 पे। और देखिए 0.1 पे मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब ये NS है ना, तो स्लिप 0.1, आइए जरा एक काम करते हैं, देखिए सपोज कि NS 1500 है, ठीक है, NS इज 1500, स्लिप 0.1 है, तो NR कितना होगा 1 माइनस S इंटू 1500, यानी 1 माइनस 0.1 इंटू 1500, यानी 0.9 इंटू 1500, है ना, 1440 आरपीएम। अच्छा समझ आ रही है? मतलब कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, जिस समय मैक्सिमम टॉर्क होगा उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी 1440 आरपीएम। 1440 आरपीएम उस समय उसकी स्पीड होगी, और सिंक्रोनस स्पीड कितनी है 1500 है, ठीक है। तो ये चीज एक बार फिर अभी देखेंगे। अब ये आप समझ गए, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला आप समझ गए, ये भी आप समझ गए कि वोल्टेज से किस तरह से वेरिएशन है। देखिए अगर ये एक टॉर्क स्लिप कर्व है TEM एट V1, V1 वोल्टेज पर अगर ये टॉर्क स्लिप कर्व है, ठीक है, ध्यान से समझिए, V1 वोल्टेज पर अगर ये टॉर्क स्लिप कर्व है तो 2V1 पर कहां होगा, तो अगर यहां 2 पुट करें तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डबल करें वोल्टेज को तो टॉर्क 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, क्या वो चेंज होगा? यहां पर SMT इक्वल टू अल्फा इक्वल टू R2 डैश बाय X2 डैश है, क्या वो चेंज होगा? इसमें तो वोल्टेज का कहीं कुछ नामो निशान नहीं है ना। इस फार्मूला में तो सीधे SMT इक्वल टू R2 डैश बाय X2 डैश में तो वोल्टेज का कहीं कोई नामो निशान नहीं। इसका मतलब ये है कि SMT चेंज नहीं होगा, है ना, लेकिन हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू जरूर 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब कर्व कैसा बनेगा, कर्व कुछ ऐसा बनेगा एट 2V1, और ये कितना है, अब ये फिगर थोड़ा सा ये नहीं हुआ बट आप समझ सकते हैं 4 टाइम्स। तो वोल्टेज को अगर हम डबल करेंगे, है ना, वोल्टेज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। क्लियर? और इसकी वैल्यू भी चेंज, स्टार्टिंग टॉर्क की भी वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि उसमें भी तो K है, ठीक है, ओके। तो ये सब बातें आप समझे। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क का ये तो फार्मूला है, नेग्लेक्टिंग स्टेटर इंपीडेंस, इंक्लूडिंग भी हम लिख देते हैं, और भी कुछ चीजें हैं। देखिए अगर स्टेटर इंपीडेंस को इंक्लूड किया जाए तो ये फार्मूला बनता है R1 प्लस रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, स्टेटर इंपीडेंस को इंक्लूड नहीं किया, नेग्लेक्ट किया, अगर तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सीधे आ जाएगा, वही फार्मूला जो था। अब आइए देखते हैं इसकी वर्किंग, कैसे कैसे आपका इंडक्शन मोटर वर्क करता है। देखिए स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में सपोज जैसा हमने कहा मोटर को चलाने के लिए आपका
लोड टॉर्क को स्टार्टिंग टॉर्क से कम होना चाहिए, है ना। आटा चक्की चलाना है तो पहले खाली रखना है ना। ठीक है, अलग अलग लोड वाले भी आते हैं, वो अलग बात है, बट स्टार्टिंग में जो आपका टॉर्क मोटर लगाएगा उसको लोड टॉर्क से ज्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो मोटर नहीं चलेगा। तो सपोज कि हमारे मोटर का इतना है स्टार्टिंग टॉर्क और उस समय लोड टॉर्क इतना है, लोड टॉर्क कितना है, इतना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आपके मोटर की पूरी वर्किंग होगी। जैसे हम लोग मोटर को ऑन करेंगे, जब स्टार्टिंग टॉर्क इतना है, लोड टॉर्क इतना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ग्रेटर देन लोड टॉर्क होगा तो मशीन एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी। स्टेबल स्टेट कब होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क होता है, ठीक है ना। और अगर लोड टॉर्क ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है तो मशीन की स्पीड घटने लगती है। तो यहाँ देखिए, आपने मोटर को ऑन किया, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो लोड टॉर्क से ज्यादा है, मशीन की स्पीड बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी। अच्छा, होगा क्या कि मशीन will try to reach at which position, TEM equal to TL, मशीन इस पोजीशन पर आना स्टार्ट करेगा। आपने जैसे मोटर को ऑन किया, स्टार्टिंग टॉर्क लोड टॉर्क से ज्यादा था, स्पीड बढ़ने लगा, देखिए स्पीड बढ़ने लगा, तो मशीन का डेवलप्ड टॉर्क भी बढ़ने लगा। जैसे मान लीजिए स्पीड बढ़ के अगर इस वैल्यू पर आ गया, उस समय मशीन पे कितना टॉर्क लग रहा है, इतना लग रहा है, स्पीड और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क बहुत है, लोड टॉर्क बहुत कम है, स्पीड और बढ़ेगी तेजी से, है ना। थोड़ी ही देर में, विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मशीन का टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लोड टॉर्क के बराबर आना है ना। तो यहां पर क्या है, देखिए कि जब तक मशीन आपका इस जोन में है, जब तक मशीन इस जोन में है तब तक स्पीड भी बढ़ेगी और टॉर्क भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, टॉर्क भी बढ़ेगा। मोटर की स्टार्टिंग करेंगे तो क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और मोटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है वो भी बढ़ेगा। कब तक? जब तक हम इस मैक्सिमम टॉर्क तक ना पहुंच जाए। ठीक है, एक बार इस मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंच गया आपका मोटर, उसके बाद क्या होगा, अब इस स्पीड पे पहुंच गया, अब इसके बाद कर्व देख रहे हैं आप, घट रहा है। अब क्या हो रहा है, यहां से यहां में क्या था, स्पीड भी बढ़ रहा था, टॉर्क भी बढ़ रहा था। इस स्पीड पर इतना टॉर्क, और बढ़ी स्पीड, स्पीड और बढ़ी, स्पीड इस तरह बढ़ रहा है, स्पीड और बढ़ा, टॉर्क भी बढ़ा, स्पीड और बढ़ा, टॉर्क भी बढ़ा, मैक्सिमम पहुंचे। अब स्पीड बढ़ेगा, अब टॉर्क घटेगा। है भी, हम लोग को पता भी है कि इस जोन में स्लिप और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस जोन में स्लिप घटेगा, स्लिप घट रहा नहीं था, देखिए 0.1 था, अभी 0 की तरफ जाएगा। और इस जोन में स्लिप और टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस जोन में स्पीड और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड और टॉर्क, स्पीड बढ़ रहा है, टॉर्क भी बढ़ रहा है। लेकिन इस जोन में स्पीड और टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड, है ना। और स्पीड और स्लिप आपस में उल्टा चलते हैं ना, इसलिए तो यहाँ स्पीड बढ़ेगा, टॉर्क घटेगा। तो होता क्या है, आप मोटर को ऑन करते हैं, मोटर का टॉर्क अगर लोड टॉर्क ज्यादा है, मोटर की स्पीड पकड़ती है, मोटर स्पीड चलता है। स्पीड डीसी मशीन और इसमें ये अंतर है, स्टार्टिंग के समय सिर्फ ये अंतर है ना। डीसी मशीन और इसमें, डीसी मशीन में क्या होता है, टॉर्क अगर आपने ज्यादा लगा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर ज्यादा है तो क्या होता है कि मशीन की स्पीड बढ़ती है और टॉर्क धीरे धीरे घटता है, और घट करके लोड टॉर्क के बराबर आता है ना। यहाँ पे ये सिर्फ स्टार्टिंग में डीसी मशीन से डिफरेंट है, सिर्फ स्टार्टिंग में क्या होगा,
टॉर्क ज़्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, स्पीड बढ़ेगी, टॉर्क भी बढ़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क तक पहुंचेगा। उसके बाद और स्पीड, क्योंकि अभी भी अगर इतना भी टॉर्क है तो ये लो टॉर्क ज़्यादा है, अभी भी स्पीड बढ़ेगी लेकिन टॉर्क घटेगा एज पर इट्स कर्व, है ना। अब टॉर्क घटेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी और फाइनली जब आपका लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बराबर हो जाएगा, उस स्पीड पे ये जो भी स्पीड होगी जो कि ns के काफी क्लोज है, आप देख रहे हैं, उस स्पीड पे आपका मोटर रन करता है। अब ये होने में ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब रुकिए, अब यहाँ पे हो गया, मोटर चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया। अब आप क्या किए, 5 किलो गेहूं ऊपर से डाल दिए या कुछ लोड लगा दिए और आपका लोड अब आपने मान लीजिए इतना लगा दिया। अब समझिए क्या हो, आपने इतना लोड लगा दिया TL1, ठीक है। देखिए समझिए, तो आपका लोड टॉर्क इतना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इतना था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो इतना ही था ना, और आपने लोड बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इतना है अभी और लोड टॉर्क इतना हो गया, तो लोड टॉर्क इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, लोड टॉर्क ज्यादा है। अब क्या होगा, स्पीड घटेगी, जो जनरली होता है, स्पीड घटेगी, है ना। इधर स्पीड बढ़ता है, स्पीड घटेगी। जब स्पीड जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, स्पीड घट के यहाँ इतना हुआ, यहाँ से घट के यहाँ पहुंचा, तो स्पीड घटेगी तो इसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना टॉर्क। स्पीड घट गई, टॉर्क बढ़ गया, स्पीड और घटेगी। कब तक, जब तक कि लोड टॉर्क फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर ना हो, स्पीड और घटेगी, है ना, टॉर्क फिर यहाँ पहुंचेगा। इस तरह से करते करते लोड टॉर्क के करीब पहुंच जाएंगे और फिर इस स्पीड पे चलता रहेगा, ठीक है ना। समझ आ रही बात। देखिए इस तरह से ये चलता है। अब आप और लोड बढ़ाइए तो और ये बढ़ेगा, और लोड बढ़ाइए और ये बढ़ेगा, और लोड बढ़ाइए और ये बढ़ेगा। मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं, हालांकि इतना भी नहीं जा सकते, देखेंगे हम लोग उसका कारण, लेकिन मैक्सिमम आप यहां तक जा सकते हैं, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या होगी, ये होगी, जो कि हमने देखा अभी 1500 से 1440। समझिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड है 1440, यहाँ पे स्पीड है 1500। 1500 तो कभी हो नहीं सकता है, NR=NS कभी हो नहीं सकता है। तो जो आपके मोटर की जो यहाँ पे टॉर्क है 0 और मैक्सिमम टॉर्क जो मोटर लगा सकता है वो है ये TEM मैक्सिमम। तो नो लोड से लेकर के फुल लोड, ये फुल लोड है ना, ये नो लोड है, नो लोड से लेकर के फुल लोड तक में मोटर की स्पीड कहां से कहां तक वैरी कर सकती है, यहां से यहां तक वैरी कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती वैरी। सुन रही बात, नो लोड से, जो कि यहाँ नो लोड जैसे भी हमने देखा यहाँ पर था तो इतना स्पीड था, आपने और लोड बढ़ाया, यहाँ किया, स्पीड कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब आप कहेंगे सर इस लोड के करस्पॉन्डिंग तो एक स्पीड ये भी है, तो भाई यहाँ जाएगा क्यों, समझ रहे हैं, इस लोड के करस्पॉन्डिंग एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, आई एग्री। लेकिन मोटर को तो जैसे ही लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर होगा बस उसी पे चलता रहेगा। यहाँ पर था किस स्पीड से चल रहा था, आपने लोड बढ़ा दिया, स्पीड घटने लगी, टॉर्क बढ़ने लगा, स्पीड घटने लगी, टॉर्क बढ़ने लगा, और जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे हो गया, उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों इस पे जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक में टॉर्क वैरी कर सकता है और यहाँ से यहाँ तक में स्पीड वैरी कर सकता है। और अभी हमने देखा था कि SMT पे स्पीड थी 1440, यानी कि जो आपके इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो 1440 से 1500 तक वैरी कर सकती है। बस कितना का डिफरेंस है, मात्र 60 RPM का डिफरेंस है। तो 1400 और 1500 भी नहीं हो सकता है ना, 1500 भी नहीं हो सकता है। आप लोग जब कैलकुलेशन करते थे तो स्लिप न्यूमेरिकल्स की स्लिप कितना था, 0.03 आता था ना, तो 1500 भी नहीं हो सकता है। तो ये जो स्पीड है आपको थोड़ी कांस्टेंट नहीं लग रही है, 1440 से 1500 RPM, 1500 भी नहीं, 1500 से भी कम ही रहेगा। तो ये स्पीड क्या है ना, कांस्टेंट है। इसलिए जो आपका इंडक्शन मोटर है इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहते हैं।
है ना, कांस्टेंट स्पीड मोटर। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड है वो 0 से SMT तक ही वेरी कर सकता है, स्लिप 0 से 0.1 तक ही वेरी कर सकता है। और स्पीड जो है वो NS से लेकर के, NS भी नहीं हो सकता है, NS से लेकर के 90% ऑफ NS तक वेरी कर सकता है। मोस्टली किसी का 0.1 होता है, किसी का 0.12 होता है, 0.11, वो आपको दिया रहेगा जो भी है, तो या R2X2 दिया रहेगा, वहां से आप SMT निकाल सकते हैं। तो ये स्पीड ना ये ही कर सकते हैं, NS से लेकर के 90% NS। तो दैट्स व्हाई दिस मोटर इज आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट स्पीड मोटर। डीसी मोटर में कौन सा था कांस्टेंट स्पीड? शंट मोटर था सर ना। उसी तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर भी क्या है? कांस्टेंट स्पीड मोटर है। सिर्फ स्टार्टिंग में इसकी कैरेक्टरिस्टिक डीसी मोटर से डिफरेंट है, बाकी फिर ऑल टाइम ऑपरेशन ये उसी तरह से करेगा, टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड घटेगी, इस तरह से होता रहेगा। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक जो रह गया आपको वो है स्टेबल जोन एंड अनस्टेबल जोन। ये जो है देख लीजिए, समझ लीजिए इसको भी, यहां से ये जो जोन है इसको कहते हैं स्टेबल जोन। मोटर आपका इसी जोन में रन करता रहता है हमेशा, सिर्फ स्टार्टिंग में इस जोन में रहता है, उसके बाद तो हमेशा इसी जोन में रन करते रहते हैं। इसको कहते हैं स्टेबल जोन और इसको कहते हैं अनस्टेबल जोन। देखिए कई सारी बुक्स में ये फिगर ना मिरर इमेज टाइप का भी दिया हुआ है ना, कई सारी बुक्स में आपको ऐसा भी फिगर मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। वहां पे क्या है, इसको मान लिया है 1, इसको मान लिया है 0। भाई हम टॉर्क स्लिप कर्व बना रहे हैं तो हमको 0 से 1 दिखाना है, और यहाँ पर NR इक्वल टू 0 और NR इक्वल टू NS। एक्चुअली ऐसे जो कर्व होते हैं वो टॉर्क स्पीड कर्व होते हैं, हमको पढ़ना है टॉर्क स्लिप कर्व, हालांकि दोनों सेम। अब देखिए तो इनके लिए जो स्टेबल जो, अब ये मत दिमाग में रख लेना कि है ना कि ये इस तरफ वाला जो होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, दायां तरफ वाला, और बायां तरफ वाला अनस्टेबल होता है। ऐसा मत सोचना। जो ये 0 से 0.1 का जो जोन है वो क्या है? स्टेबल जोन। क्यों कहते हैं स्टेबल, अभी देखेंगे। और इधर जो है वो क्या है? अनस्टेबल जोन। अब देखिए इनको स्टेबल और अनस्टेबल जोन क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? देखिए स्टेबल किसको कहते हैं? हम जैसे आपसे पूछें कि हम जैसे पूछे आपसे कि आपके बैच में स्टेबल लड़का कौन है? स्टेबल तो हमको ध्यान में आता है विवेक बहुत स्टेबल है, विपिन भी स्टेबल है, और भी कुछ लोग ध्यान में आते हैं, रवीश वगैरह स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या? उसको थोड़ा हम डांटे, थोड़ा डिस्टर्ब करें तो वो भी सोचे कि चलो सर हैं कोई बात नहीं, स्थिर, उसको कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़े, है ना, गुस्सा नहीं जाए, देखो आओ बाहर दिखाते हैं, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या है कि जिसको हम थोड़ा डिस्टर्ब करें लेकिन वो स्थिर रहे, है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल लोग देते हैं कि सपोज कि ये एक कटोरी में बॉल है और एक यहाँ पे बॉल है ना। इसको हम थोड़ा सा अगर हिलाए डुलाएं तो ये बॉल थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, लेकिन फिर यहीं आ जाएगा, तो ये स्टेबल है। डांटे फटकारे फिर भी कूल रहे, स्टेबल है। और इसमें अगर थोड़ा सा भी हिलाएंगे डुलाएंगे ये इधर लुढ़क जाएगा, तो मतलब अनस्टेबल, मतलब कि थोड़ा सा भी पिंच करें, थोड़ा सा भी डांटे, फायर हो गया एकदम, आज दिखाते हैं सबको, तो वो अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल, है ना। तो स्टेबल अनस्टेबल का मतलब यही होता है कि अगर हम सिस्टम में, मशीन में कुछ स्लाइड चेंज करें लेकिन वापस अगर मशीन अपने पुराने पोजीशन पर आ जाए, वापस अगर मशीन अपने पुराने स्टेट में आ जाए तो उसको कहेंगे स्टेबल, नहीं आ पाए तो उसको कहेंगे अनस्टेबल। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, सपोज कि ये पोजीशन है ना, इस टॉर्क पे और इस स्पीड पे आपका मोटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने मान लीजिए कुछ स्लाइड मान लीजिए, या फिर अर्थक्वेक से या किसी कारण से
ये थोड़ा सा मोटर आपका मूव कर गया, लोड टॉर्क इतना ही है ना, लेकिन मोटर समथिंग मूव कर गया, उसकी स्पीड थोड़ी चेंज हो गई, है ना। स्पीड सपोज ये हो गई, स्पीड ये हो गई, ठीक है। ड्यू टू सम शॉक, वाइब्रेशन, अर्थक्वेक, एनीथिंग, स्पीड कुछ ऐसा हो गई, ठीक है। आज की क्लास यही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग स्टेबल जोन, अनस्टेबल जोन को देख के फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी आपको नोट्स में चला जाएगा, अपनाएंगे हम लोग। अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।